क्योंकि जिस विद्यालय से मैं गया था उस प्राथमिक विद्यालय में मैं 350 की संख्या छोड़ के गया था। मेरे कक्ष में बैठने की जगह नहीं रही, तब मैंने नो एडमिशन का बोर्ड लगाया। जो मेरा चौथा प्रयास था। पहले मुझे आइडिया आया बिहार वाले आनंद सर को देख करके। चूंकि मैंने एक नवाचार किया था विद्यालय मार्गदर्शक मंडल का गठन, वो हमारा नौनिहाल मदद बैंक है। माता जी हैं, पिताजी हैं नहीं। क्लास हम लोगों ने शायद जिले में पहली बार संचालित किया। अपने स्कूल में बैठा हुआ था और एक ठेले पे बच्चे को लेके गार्जियन आया। और आज के समय में कोई भी अभिभावक अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं भेजना चाहता, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलवाने जा रहा हूं जिसने सरकारी स्कूल में शिक्षा को लेकर एक अलख जगाया और अपने समर्पण, नवाचार और मेहनत से न सिर्फ छात्रों का भविष्य संवारा बल्कि शिक्षा जगत को एक नया नजरिया दिया। जिन्होंने नो एडमिशन बोर्ड से लेकर सुपर 30 जैसी योजनाओं से ग्रामीण बच्चों को प्रतियोगी परीक्षाओं तक पहुंचाया। कोरोना काल में पढ़ाई की अलग जगह रखी और चौथी कोशिश में राज्य अध्यापक पुरस्कार जीतकर यह सिद्ध कर दिया कि लगन और ईमानदारी से किया गया प्रयास जरूर रंग लाता है। जी, हम बात कर रहे हैं बलिया जिले के सोनबरसा गांव के अभिमन्यु यादव जी की, जिन्हें उनके इस उत्कृष्ट कार्य के लिए शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री द्वारा शिक्षक दिवस पर सम्मानित किया गया। अभिमन्यु यादव जी पूर्वांचल ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के शिक्षकों के लिए प्रेरणा के स्रोत हैं, जो कि साधन कम लेकिन जज्बा बड़ा लेकर काम करते हैं। तो आज हमारे इस खास कार्यक्रम में हैं अभिमन्यु यादव जी। तो सबसे पहले बधाई हो अभिमन्यु जी आपको। धन्यवाद आपको। अच्छा, हमें ये बताइए कि आपको जो ये अभी उपलब्धि प्राप्त हुई, आपको जो ये पुरस्कार मिला है, इसका श्रेय आप किसको देंगे? देखिए, इसका श्रेय कहीं ना कहीं मैं अपने माता पिता को, अपने गुरुओं को दूंगा, क्योंकि इन लोगों ने मेरे अंदर त्याग, अनुशासन और धैर्य का जो पुट भरा, संस्कारों का जो हमारे अंदर प्रवेश कराया, उसकी आज देन है कि मैं जो है इस मुकाम पे खड़ा हूँ। साथ ही मेरे विद्यालय के स्टाफ, मेरे बच्चों का भी इसमें बड़ा योगदान है। यह पुरस्कार मैं अपने माता पिता, गुरुओं एवं अपने विद्यालय परिवार को समर्पित करता हूँ। अच्छा, ये बताइए, जब आपने अपने स्कूल में नो एडमिशन का बोर्ड लगाया तो आपको कितनी बड़ी संतुष्टि हुई, और साथ में होगा ही ऐसा, मतलब मेरा जहां तक मानना है कि चुनौती का भी सामना करना पड़ा होगा, तो थोड़ा उसके बारे में। बिल्कुल। जिस समय मेरी वहां नियुक्ति हुई थी, वहां छात्र संख्या 112 हुआ करती थी। उपस्थिति लगभग 72, 73, 78 होती थी। भौतिक व्यवस्था भी हमारी बहुत अनुकूल नहीं थी, क्योंकि जिस विद्यालय से मैं गया था उस प्राथमिक विद्यालय में मैं 350 की संख्या छोड़ के गया था। तो वहां भी कुछ करने का जज्बा था। और जिस विद्यालय में मैं गया वो विद्यालय पहले से ही बड़ा उस क्षेत्र का जाना माना विद्यालय था, लेकिन किन्हीं कारणों से वहाँ संख्या नहीं थी। मैंने एक प्रयास किया, वहाँ लोगों को भरोसा दिलाया कि आप अगर अपने बच्चों को भेजेंगे तो मैं गुणवत्ता युक्त शिक्षा दूंगा। और यह कार्य मैं 1 महीना तक गांव-गांव घूमता रहा और लोगों का विश्वास इस कदर बढ़ा कि हमें नो एडमिशन तक की संख्या मिली। यानी 112 नए नामांकन हमें पहले साल ही मिले और मेरे कक्ष में बैठने की जगह नहीं रही, तब मैंने नो एडमिशन का बोर्ड लगाया। क्योंकि एक तरफ मुझे गुणवत्ता युक्त शिक्षा देनी थी, जिसका भरोसा मैं गार्जियनों को दिया था, उस पर मुझे खरा उतरना था। संसाधन भी मेरे पास सीमित थे, तो ऐसे में मुझे नो एडमिशन लगाना पड़ा। और कहीं ना कहीं ये मेरे भरोसे का प्रतीक था लोगों के बीच, और लोगों ने मुझे स्वीकार किया। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे पास चुनौतियां लगातार बेहतर से बेहतर करने की है, उनके विश्वास पे खरा उतरने की है। अच्छा, अब तो आप पुरस्कार जीत चुके हैं, लेकिन जिला स्तर तक आपका 3 बार मतलब नाम पहुंचा और फिर राज्य स्तर पर नहीं आना, तो मतलब इस संघर्ष को 3 बार आपने कैसे जिया? नहीं, 3 बार मैं बताऊं कि ये मेरा चौथा प्रयास था। पहले प्रयास से ही मैं स्टेट लेवल तक इंटरव्यू दे रहा था। अच्छा। 3, ये चौथी बार मेरा स्टेट लेवल का इंटरव्यू था। मतलब चौथी बार आप, मतलब? हाँ,
और कहीं ना कहीं कुछ कमियां रही होंगी, और उसको मैं निरंतर अपने में सुधार लाने का प्रयास करता रहा। मेहनत जारी थी, पुरस्कार मिले या न मिले, क्योंकि मैंने शुरू से ये प्रण लिया था कि पुरस्कार के लिए मैं ये काम नहीं कर रहा था, लोगों के संतुष्टि के लिए कर रहा था, बच्चों के भविष्य के लिए कर रहा था। अच्छा, आपने एक बच्चों के लिए योजना चलाया सुपर 30। जी जी। तो इसका विचार आपके मन में कैसे आया, और आपने जब इसको शुरू कर दिया तो बच्चों पर इसका और जो गांव है जहाँ पे आप हैं उस पर क्या असर पड़ा? नहीं, ये मुझे आइडिया आया बिहार वाले आनंद सर को देख आनंद करके, सर। और मैंने भी सुपर 30 उसी तर्ज पे बनाई कि गांव के बच्चों के अंदर भी कंपटीशन की भावना आए, उनके सपनों को उड़ान मिल सके, इसके लिए हम लोगों ने सुपर 30 का निर्माण किया। अच्छा, सरकारी स्कूल को मिशन बनाकर चलने में सबसे मुश्किल कार्य मतलब क्या आपको अभी तक नजर आया? संसाधन की थोड़ी कमी थी, लेकिन चूंकि मैंने एक नवाचार किया था, विद्यालय मार्गदर्शक मंडल का गठन। विद्यालय मार्गदर्शक मंडल में उस गांव के और उस बाजार के आसपास के जो प्रतिष्ठित लोग थे, जो अपने विषय के विशेषज्ञ लोग थे, उनसे मैंने बात की, उन लोगों को मैं जोड़ा और एक विद्यालय मार्गदर्शक मंडल का गठन किया, जिसका मुझे नामांकन से लेकर भौतिक व्यवस्था को सुधारने में बड़ी मदद मिली। अच्छा, आपको शिक्षण कार्य में कौन सा नवाचार सबसे ज्यादा सार्थक और आकर्षक लगा? देखिए, मेरे जो पहला नवाचार, जो हम जहां अंतिम पायदान तक पहुंच रहे हैं, वो हमारा नौनिहाल मदद बैंक है। अच्छा। हमारे पास कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो सरकार तो जो सुविधा दे रही है, लेकिन उनके पास कापी किताब कलम की भी जो समस्या आती है, और मेन रूप से हम लोगों ने ये बनाया था कि कोई भी अनाथ बच्चा हो, चाहे वो मेरे विद्यालय का हो या कहीं का हो, उसको हम वर्ष भर की कापी किताब तो सरकार दे रही है, उसकी और भी जो जरूरी मतलब स्टेशनरी, हाँ, ये हम प्रोवाइड कराते हैं। विद्यालय मार्गदर्शक मंडल एक जो हमारा नवाचार था, वो मेरा बड़ा सहयोगी रहा इस यात्रा में, क्योंकि कोई भी प्लानिंग होती है, ये लोग आते हैं, बैठते हैं, उस पर चर्चा होती है और आगे हम लोग कार्य कर पाते हैं। अच्छा, आज भी मतलब उनके लिए जो आज भी शिक्षा से दूर हैं, तो उनके लिए आप सरकार या समाज से मतलब क्या अपेक्षा करते हैं? नहीं, मैं समाज से तो ये अपेक्षा करता हूं कि वो अपने बच्चों को प्रतिदिन भेजें, शिक्षा का महत्व समझें, क्योंकि शिक्षा के बगैर आप, हमको नहीं लगता है कि आगे बढ़ पाएंगे। शिक्षा सरकार से मेरी अपेक्षा यह है कि सरकार बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं, आज के दौर में मेरे विद्यालय में भी काफी सुविधा आ गई है, तो सरकार ने तो हमको सारी सुविधाएं दी। अब मुझे अभिभावकों से चाहिए कि केवल आप अपने बच्चों को हमें सौंपिए, हम आपके बच्चे के भविष्य को संवारेंगे। अच्छा, ये बताइए, एक प्रश्न है मेरा, मैं सोच रहा था कैसे पूछूं। जब आपको पुरस्कार के लिए नामित किया गया, आपका पुरस्कार के लिए नाम आ गया, आपने ये खबर जब अपने घर पे जनाया, भेजा, तो उस समय मतलब घर पे फोन के द्वारा ही अपने जी 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 भेजा होगा ये खबर, तो क्या माहौल बना, और उस समय जब आपने घर पे खबर भेजा तो क्या मन में चल रहा था? नहीं, सबसे बड़ी खुशी थी कि मेरी माता जी हैं, पिताजी हैं नहीं जी। और माता जी मेरी अनपढ़ हैं। अच्छा। वो इस पुरस्कार के बारे में बहुत नहीं जानती हैं, न उनको ये अंदाजा था कि ये कितना बड़ा पुरस्कार, लेकिन लोगों ने बताया, भाई मेरे छोटे सब इंस्पेक्टर जेपी यादव, तो उन लोगों को बड़ी खुशी हुई, और कहीं ना कहीं मुझे भी बड़ी खुशी थी कि मैं जिस लक्ष्य, जिस मिशन से काम कर रहा था, जिसके लिए उन लोगों ने मेरा सहयोग किया, वो पूरा हुआ। अच्छा, ये बताइए कि पुरस्कार के दिन जब आपको शिक्षा मंत्री से पुरस्कार मिल रहा था, उस समय आपके अंदर क्या चल रहा था, और थोड़ा सा हमको ये बताइए कि जब आप स्टेज पे गए पुरस्कार लेने, उस क्षण को जरा आप व्यक्त कीजिए। नहीं, ये निश्चित रूप से मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय पल था, और मुझे गर्व भी हो रहा था और मुझे प्रेरणा भी मिल रही थी, और मन तो एक हर्षित था ही, और कहीं ना कहीं एक और ये भी था कि मेरे ऊपर एक जिम्मेदारियों का बोझ और डाला गया कि मैं आगे और मनोयोग से काम करूं। सही बताए, कोरोना काल में भी कई जगह तो स्कूल लगभग बंद ही जैसे हो गए थे, लेकिन
मुझे जहां तक मालूम चला कि आपने कोरोना काल में भी बच्चों की शिक्षा को अनवरत जारी जी रखा। जी जी जी। तो वो कैसे जारी रखा और कितना कठिन था उस समय? सर, जब कोरोना काल हो गया, हम लोग भी बलिया अपने घर थे, उसके पहले ही हम लोग एक नवाचार कर चुके थे कि जी। कक्षा वाइज बच्चों का एक ग्रुप बना दिया गया था, व्हाट्सएप ग्रुप। तो हमने अपनी टीम से बात की, कुछ हमारे जागरूक गार्जियन भी थे, और उन लोगों के माध्यम से जिसका नंबर नहीं था उनको भी हम लोग जोड़े, और सारे शिक्षक डेली होमवर्क उस पे देना, बच्चों से होमवर्क मंगाना और उसको जांचना, फिर जांच के भेजना। जी। उसके बाद कोरोना काल के बाद सर हम लोगों ने जिले में शायद पहली बार था कि मोहल्ला क्लास का संचालन कर पाए, अच्छा। और मोहल्ला क्लास भी मेरा बड़ा हिट रहा। उस मोहल्ला क्लास हम लोगों ने शायद जिले में पहली बार संचालित किया, और उसका कहीं न कहीं ये कारण था कि जो हमारा मार्गदर्शक मंडल था, जी जी। हमारे विद्यालय के प्रबंध समिति अध्यक्ष उस समय शैलेश प्रजापति थे, उनकी भी एक टीम हुआ करती थी। सारे लोग, हम लोग गांव-गांव जाते थे और उनके माध्यम से हम लोग वहां बच्चों को इकट्ठा करके और पढ़ाते थे। सारा स्टाफ जाता था, मतलब इसको कहा जाए डोर टू डोर। डोर टू डोर सर हम लोग लगाए, और वो गार्जियन जो हमारी टीम थी वो सारी सुविधा मुहैया कराती। अगर किसी दिन हम लोग नहीं भी जा पाते थे तो मैं बताऊं, हमारे इतने जागरूक अभिभावक थे कि वो स्वयं क्लास ले रहे थे। अच्छा अभिमन्यु जी, हमको ये बताइएगा कि ये कितने वर्षों की तपस्या का फल जो पुरस्कार के रूप में आपको मिला? ये हर कोई जानना चाहता है कि भाई कितने वर्षों की तपस्या आपने की तब जाकर आपको ये प्राप्त हुआ। ये 2006 में हमारी नियुक्ति हुई थी, अच्छा। और लगभग 19वें साल में हम लोग प्रवेश किए हैं, अच्छा। और 19वें साल जाके ये हमको पुरस्कार मिला है राज्य सरकार के द्वारा। और जरूरी नहीं है कि आप 19 साल ही, एक सरकार की कैटेगरी है कि आपकी सेवा 10 साल पूरी हो जाए और 5 साल से सेवा कम नहीं होनी चाहिए, तभी आप इस पुरस्कार के लिए एलिजिबल हैं। तो जैसा आपने जाना कि 19 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद एक मुकाम हासिल हुआ, अभिमन्यु जी को शिक्षा मंत्री के द्वारा उत्कृष्ट शिक्षक का पुरस्कार प्राप्त हुआ। अच्छा, एक चीज़ हमको बताइएगा कि ऐसा कौन सा नया नवाचार आपने प्रारंभ किया जो अभी तो लोग मतलब कल्पना भी नहीं कर सकते, या अभी तक कहीं मतलब वो लोगों द्वारा नहीं अपनाया गया? देखिए, एक हम लोगों ने तकनीक का इस्तेमाल किया, जी। और तकनीक का भरपूर इस्तेमाल हम लोग किए, चाहे वो व्हाट्सएप ग्रुप बनाना रहा हो, चाहे कोरोना काल में हमने ऑनलाइन पढ़ाई की हो। एक हम लोग नवाचार चलाते हैं कि प्रतिदिन 20 बच्चों को उनके घर हम लोग एट रैंडम फ़ोन करते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि किस बच्चे के पास फ़ोन मतलब जाएगा, रैंडमली किसी को भी लग जाए, किसी को भी हो जाएगा। तो जो एक प्राथमिक विद्यालय में आप लोग की एक शिकायत रहती है कि बच्चे घर पे पढ़ते नहीं हैं, होमवर्क नहीं देते हैं, तो अच्छा संभव भी नहीं है कि मैं शाम को बच्चों के पास वहाँ चला जाऊँ, उनको पढ़ा पाऊँ। तो उसके लिए हम लोगों ने एक नवाचार किया कि हम लोग नंबर गार्जियनों से लिए, और हम रैंडमली 20 बच्चों को फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करके ये कहते हैं कि बच्चों को आप बच्चे से बात कराइए, आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। इससे ये फ़ायदा हुआ कि बच्चे स्वतः पढ़ने बैठ जाते हैं। मान लीजिए मेरा किसी दिन फ़ोन गया, बच्चा नहीं भी पढ़ रहा है, तो अपने माँ बाप से विनती करता है कि सर से ये मत कहिएगा कि मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। तो इससे ये फ़ायदा हुआ। मतलब बच्चों के मन में, इसको हम डर नहीं कहेंगे, लेकिन एक ये बना रहता है कि भाई निगरानी है कि भाई आप पढ़ेंगे, आपको होमवर्क करना है। तो इससे ये लाभ हुआ कि बच्चे स्वतः, अब आप घर पे, जैसे हमारे परिषदीय विद्यालयों में बहुत सारे ऐसे गार्जियन हैं जो टाइम से घर नहीं आते, मतलब कोई व्यवसायी है, समय दे पाना मुश्किल हाँ होता है। कोई व्यवसायी है या कोई नौकरी पेशा आदमी है, तो वो लेट लतीफ़ भी आता है। तो बच्चे वहाँ माता चूँकि घर पे रहती हैं, तो ऐसा ना हो कि पिता के डर से वो न बैठे, तो हमारा उसके अंदर एक रहे कि सर का फ़ोन आएगा और हमको पढ़ना है। अच्छा ये बताइए, अभी तक मतलब जब से आपने स्कूल शुरू किया, आप स्कूल से जुड़े, तो कोई ऐसा भावुक पल, मतलब कोई ऐसा अभिभावक या बच्चा मिला हो जिसने आपको भावुक कर दिया हो? सर, एक बार मैं अपने स्कूल में बैठा हुआ था और एक ठेले पे बच्चे को लेके गार्जियन आया, और उसने हाथ पकड़ाते हुए मुझे कहा कि मास्टर साहब, ये बापे के लड़का
एके अब आपे रखल जाए, एके आपे पढ़ावल जाए। मुझे उस दिन लगा कि एक इसके विश्वास पे मुझे खरा उतरना है, और उसने मेरी पूरी वो चेंज कर दी कि नहीं, हमको शिक्षा देनी है, बच्चों के भविष्य को संवारना है। अच्छा, अभिमन्यु यादव जी ने कभी खुद का कोई अपना सपना रहा हो, उसको छोड़ दिया हो, ताकि वो जो ये शुरू किया है उसको पूरा किया जा सके? सर, कई व्यक्तिगत सपने थे जिनको हम पीछे किए, और बड़ा समर्पण के साथ हम लोग किए, ताकि मेरा भी सपना था कि एक गरीब का लड़का भी ऊंचे से ऊंचे जगह पे पहुंचे। जी जी। इसके लिए मैंने कई अपने सपने को, कह लीजिए, अब क्या यहाँ बताएं, कई सपने सर छोड़ा गया। चलिए, सपने छोड़ने के बाद ही कोई मुकाम हासिल होता है, उसके उदाहरण है अभिमन्यु जी। अच्छा, आपने जब नवाचार शुरू किया तो कभी उसके कोई विरोध भी हुआ? सर, विरोध बहुत हुआ। मैं पहला नवाचार में बताऊं, 1 रुपया चंदा मांगने में निकला। अच्छा। क्योंकि मेरे 3 कमरे थे, तीनों कमरों के फर्श टूटे हुए थे। अच्छा। तो लोग मेरा बड़ा मजाक भी उड़ाते थे कि अरे सरकारी मास्टर हो, अपने वेतन से बनवा दो। लेकिन कहीं ना कहीं हमको पैसा तो प्रतीकात्मक था, लोगों से जुड़ना था, लोगों से बात करनी थी कि आप सरकारी स्कूल में क्यों नहीं भेजते हैं बच्चों को। हम लोग सर, दूसरा जब नामांकन अभियान हमने शुरू किया, पोस्टर, पंपलेट, प्रचार वाहन, तो भी लोगों ने कहा कि पोस्टर थे और प्रचार से बच्चे आएंगे, लेकिन हमें कहीं ना कहीं इस धारणा को तोड़ना था। और इस विरोध के बाद भी हम लोगों ने ये कार्य जारी रखा, और मैं बताऊं आपसे कि उसी कार्य को बाद में लोगों ने अपनाया भी। अच्छा, बच्चों से मतलब बच्चों के गार्जियन जो होते हैं, अभिभावक, उनसे किस तरीके से आपने संपर्क किया और अपने संवाद को मजबूत बनाते चले गए? क्योंकि आज वही संवाद मजबूती है कि नो एडमिशन का बोर्ड आपको। जी जी जी। देखिए, शुरू से जब मैं वहां गया तो चूंकि 1 रुपया चंदा अभियान में घर घर जाता था, मांगता था, उस बीच में लोगों से बात करता था, उस बीच में उनका नंबर लेता था, और मैं अपने विद्यालय में छोटे छोटे कार्यक्रम आयोजित करना शुरू किया, छोटे छोटे अवसरों पर उनको बुलाना शुरू किया, अपने विद्यालय की छोटी छोटी गतिविधियों से उनको अवगत कराना शुरू किया, और लोगों को हर कार्यक्रम के बारे में जाके बताता था, उन्हें इनवाइट करता था, फोन के माध्यम से सूचना देना हो, या किसी प्रोग्राम के तहत, जैसे अभी हमारे यहाँ पीटीएम होता है हर महीने, उस माध्यम से भी हम लोग जुड़ते हैं। अभिभावक जो हमारा ये मार्गदर्शक मंडल है, हमारा मार्गदर्शक मंडल बहुत ही सशक्त एक माध्यम बना, मतलब स्तंभ बन चुका है, एकदम स्तंभ बना, क्योंकि वहाँ के चेयरमैन उसमें हैं। अच्छा। वहाँ के ईओ साहब उसमें हैं, वहाँ के प्रसिद्ध चिकित्सक, आप पूर्वांचल के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक हैं, डॉक्टर सुनील यादव, डॉक्टर जेपी यादव। अच्छा। शैलेश प्रजापति जी भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री भी हैं। तो ऐसे लोगों की एक टीम बनी, और वो टीम लोगों से कनेक्ट कराती गई। हम अपनी बात बताने, चूंकि यह रूटीन वर्क है सर, मैं विद्यालय 20 टाइम में भी बच्चों के बीच में जाता हूँ, कौन सा बच्चा नहीं आया। तो इस माध्यम से हम लोग गार्जियन से जुड़े हुए हैं। अभी जब टूर भी मेरा जाता है तो मैं बताऊं आपको कि केवल बच्चे नहीं जाते, उसमें एक गाड़ी हम अपने गार्जियनों के लिए ले जाते हैं। ये एक नई बात मैंने तो सुनी भाई कि कोई भी आप किसी भी निजी विद्यालय, प्राइवेट स्कूल में चले जाइए, आपको ये कभी मिलने वाला नहीं होगा कि गार्जियन भी, अभिभावक भी साथ में जाए बच्चों के। ये नई बात हमको, और ये काफी, मतलब इसको क्या कहा जाए, इसको एक अलग नाम दिया जा सकता है, अनोखा कहा जा सकता है। काफी अनोखा प्रयास है बच्चों से और गार्जियन के बीच एक जुड़ाव। मैं बताऊं सर ना कि जितनी उत्सुकता हमारे बच्चों में है, उससे उत्सुकता उनमें है, मैं भी चलूंगा। तो सेलेक्टेड लोगों को हम लोग ले जाते हैं, और उससे मेरा फायदा है सर, क्योंकि इतने बच्चों की निगरानी, हर तरीके से टूर का मैनेजमेंट इन लोगों के माध्यम से हमारा आसान हो जाता है। अच्छा, ये बताइए कि जो छात्र मतलब आपके स्कूल से आगे बढ़े, क्या कभी वो वापस फिर मिलने आए आपसे? अगर मिलने आए तो मतलब उनकी कोई खास कहानी हो, क्या कर बता रहे होंगे कि मास्टर साहब आपसे मैंने पढ़ाई किया तो आगे चल के ये। जी जी। देखिए, जब मेरी पहली नियुक्ति हुई थी प्राथमिक विद्यालय परसहा में, तो वहाँ एक लड़का
अभी जेई है शायद बहराइच या कहीं है, वो मेरे यहाँ प्राइमरी से पढ़ा है। वो लड़का आया और बताया कि गुरुजी शायद आप लोग एक्स्ट्रा क्लास में मुझे न पढ़ाए होते तो मैं आज इस मुकाम पे नहीं रहता। कई लड़के हैं जो पढ़ के निकले, वो आते हैं। और एक का हम लोग पहले जो अतिरिक्त क्लास लेते थे उसमें जरूरी नहीं था कि मेरे ही स्कूल के बच्चे पढ़े, हम लोग और बच्चों को पढ़ाते थे। तो वो भी निकल के अभी कुछ तैयारी में हैं, कुछ अपना कहीं ना कहीं भर्ती हुए, कुछ जगहों पे सेलेक्ट हुए हैं। अच्छा, मतलब ये है कि शिक्षा में भेदभाव, मतभेद अभिमन्यु जी द्वारा कभी नहीं किया गया, जिसका नतीजा यह है कि कोई जेई बना और कितने लोग अभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए लगे हुए हैं, वो सफलता जरूर पाएंगे। अच्छा, ये बताइए, स्कूलों में आज के समय में टेक्नोलॉजी की मांग बढ़ चुकी है, हर एक जगह टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी। तो आपको क्या लगता है कि स्कूलों में टेक्नोलॉजी से कितना बड़ा फायदा है और कितना बड़ा अवरोध भी? सर, टेक्नोलॉजी का तो बहुत फायदा है। 2018 में जब मेरी नियुक्ति उसी कैंपस में इंग्लिश मीडियम स्कूल पे हुई, तो हम लोग 2018 में सीसीटीवी कैमरा लगाए, साउंड सिस्टम लगाए। मतलब हर क्लास में आप ऑफिस से बैठ करके ही कनेक्ट हो सकते हैं। उसका एक ये फायदा होता था कि हम स्वयं अनुशासित हों। हम लोगों ने कंप्यूटर लगाया उस समय, बच्चों को कंप्यूटर के बाद 2016 में मैं बताऊं प्रोजेक्टर लगवा दिया था जो। तो इन सब माध्यमों का बड़ा असर पड़ा, बच्चे उसको अपने से देखते हैं। अभी एक क्लास को हम लोगों ने पुनः वो बनाया हुआ है टीवी लगवा करके, और सरकार के द्वारा अभी 2-3 महीना पहले भी मेरे यहाँ एक लैब स्थापित हुआ है जिसमें कंप्यूटर आया है, बड़ी स्क्रीन एलईडी टीवी आई है। तो सर इसका प्रभाव है। और मैंने 2018 में इस चीज को सर भांप लिया था। और आपको बताऊं कि वो कंप्यूटर भी यहाँ एक पूर्वांचल डिग्री कॉलेज है, उसके प्रबंधक आए थे मेरे यहाँ, मोहन मिश्रा जी, उन्होंने डोनेट किया था। तो आप ये जान लीजिए कि जो कुछ मतलब एक मिडिल क्लास माना जाए, लोग अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं प्राइवेट स्कूलों में, जहाँ पे अभिमन्यु जी ने जो बताए सुविधाएं अपने सरकारी स्कूल के शायद ही प्राइवेट स्कूलों में मिल पाता होगा। सर, ये जो सिस्टम था सीसीटीवी का, इसका विरोध हुआ। अच्छा। और मैं तो वो सिस्टम देने वाला था कि आप घर पे क्लिक करिए, आपको दिखेगा कि क्लास में पढ़ाई हो रही नहीं, लेकिन थोड़ा सा कुछ विरोध हुआ, किसी की प्राइवेसी कुछ था, तो इस वजह से महिलाओं को देखते हुए हम लोगों ने रोका। और सीसीटीवी लगाने का कॉन्सेप्ट यही था कि सर देखिए हम पढ़ा रहे हैं, आपके स्कूल में आपके बच्चे के अंदर जो है गुणवत्ता दी जा रही है, हमारा शिक्षक बैठ नहीं रहा है। अच्छा, आपके जीवन में कोई ऐसी असफलता हो जिसने आपको काफी मजबूत बनाया हो कि हाँ भाई अभिमन्यु चल उठ जा, खड़ा हो जा, ये कोई बड़ी बात नहीं है? सर, असफलता तो क्या कहें, हम लोग कंपटीशन की शुरू से तैयारी कर रहे थे, क्योंकि मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का छात्र रहा और हम लोग पीसीएस दे रहे थे। और किन्हीं कारणों से चयन नहीं हो पाया, तो मैंने अपना एक लक्ष्य बना लिया कि मैं नहीं बना लेकिन अपने बच्चों को बनाऊंगा। अच्छा, तो शिक्षा के क्षेत्र में निकट भविष्य में कोई योजना है या कोई प्राथमिकता है कि भाई ये लागू हो जाए और थोड़ा और इसे आगे? देखिए सर, इसमें हमको और सबको मिल करके गांव-गांव एक शिक्षा का हब बनाना है। और मैं भी उसमें लगा हूं सर, कि जहां मैं हूं वहीं नहीं, वहां के आसपास एक ऐसा हब तैयार किया जाए कि जहां अमीर और गरीब के बच्चे समान भाव से अपने सपनों के उड़ान को पंख दे सकें। अच्छा, जो आपने नवाचार शुरू किया, आपने उसमें सफलता बखूबी पाई, और अब क्या उसमें कुछ नया मन में विचार हो रहा है या पहले से ही विचार है कि उसमें नया कुछ जोड़ा जाए और आगे इसको बढ़ाया जाए? नहीं सर, कई इस यात्रा में नवाचार हम लोगों ने किया भी, अभी 2-3 नवाचार चल भी रहे हैं। और उस नवाचार को चूंकि मैं अभी रिजल्ट जब हम दे देंगे तब मैं उसको घोषित करूंगा, अपने उच्च अधिकारियों के संज्ञान में मैंने उसको ला दिया है, जमीन पे काम हो रहा है सर उसको। चलिए, उसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आखिर में एक बार और आपको शुभकामनाएं कि आपने
इतना अच्छा प्रयास किया और उस प्रयास के द्वारा आप पुरस्कृत हुए। आखिर में चलते चलते जो हमारा चैनल है उसके दर्शकों के लिए कुछ दो शब्द। मैं आपके दर्शकों को प्रणाम करता हूं और मैं सबसे निवेदन करूंगा कि आपके आसपास जो भी प्राथमिक विद्यालय हों उनका आप सपोर्ट करिए। वो कहीं ना कहीं किसी बच्चे के भविष्य का केंद्र हैं। और मैं चाहूँगा कि आपके चैनल को सब लोग सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और आपका चैनल निरंतर प्रगति करता रहे। जी धन्यवाद।